मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडीरा, अपने एमकॉम के विद्यार्थियों को आज मानक परिव्यय की समस्या रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के संबंध में समझाऊंगा। आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा, इसके अंतर्गत हम प्रथम दो बिंदु पूर्वानुमान की समीक्षा, बजट के नियंत्रण की समीक्षा हम अभी पूर्ण कर चुके हैं और अभी हम मानव परिवहन की समीक्षा रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लागत नियंत्रण की समीक्षा रिव्यू ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, उत्पादन की समीक्षा रिव्यू ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल को अब विचार व्यक्त करेंगे और आगे सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां बिंदुओं पर हम आगे वाले भाग में चर्चा करेंगे। मानक परिव्यय की समीक्षा रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, किसी निर्माण या प्रविधि द्वारा कार्यों में लगी गई संस्था में बजट नियंत्रण से तब तक पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता जब तक कि उसके साथ मानक परिव्यय नहीं अपनाया जाए। मानक परिव्ययांकन में लागत के विभिन्न तत्वों को संबंधित मानक निर्धारित किए जाते हैं। तत्पश्चात वास्तविक लागत से इन मानकों से तुलना करके अंतर का विश्लेषण किया जाता है। यह समस्त प्रक्रिया एक वैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए। अतः प्रबंध अंकेक्षण के लिए मानक परिव्ययांकन की समीक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके इस प्रकार पूर्ण कर देना चाहिए। उत्पाद अध्ययन, प्रोडक्ट स्टडी, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि मानकों को निर्धारित करने से पूर्व निर्माण की जाने वाली वस्तु का भी भली प्रकार अध्ययन कर लिया जाए। प्रमाणीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रत्येक अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि मानकों का निर्धारण करने से पूर्व उन सभी परिस्थितियों तथा संपूर्ण वातावरण का प्रमाणीकरण कर लिया गया है जिसके अंतर्गत कार्य हो रहा है। इसके अभाव में मानकों की उपलब्धि एक कल्पना मात्र रह जाएगी। बुनियादी आंकड़े, बेसिक डाटा, मानकों का वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण करने के लिए कुछ बुनियादी आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। यदि ये आंकड़े सही नहीं होंगे तो मानक निर्धारित हो जाएंगे। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इन मूलभूत आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था कर दी गई है और मानक निर्धारित करने के लिए ये आंकड़े गुमराह करने वाले कार्य नहीं करेंगे। वास्तविक लागत, एक्चुअल कॉस्ट, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि वास्तविक लागत की गणना इन्हीं तत्वों के आधार पर की गई है जिनके आधार पर मानकों का निर्धारण किया गया है। अन्यथा मानक लागत की वास्तविक लागत से तुलना नहीं हो सकेगी। अंतर का विश्लेषण, वेरिएंस एनालिसिस, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि मानक लागत और वास्तविक लागत में जो अंतर है उसका सही प्रकार से विश्लेषण किया गया है। उत्तरदायित्व का निर्धारण, फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, बजट नियंत्रण संबंधी समीक्षा तथा मानक संबंधी समीक्षा के द्वारा जो पृथक पृथक अंतर वेरिएंसेस प्रकट किए गए हैं उनका समाधान रिकंसिलिएशन किया जाना चाहिए और अंकेक्षक को देखना चाहिए कि अंतर के कारणों का सही अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है। यदि अंतर अनुकूल है तो उनका श्रेय भी सही अधिकारी या व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि मानव परिव्यंग्यात्मक लागत के नियंत्रित करने के लिए किस सीमा तक सफल हो रही है। यदि इससे संतुष्ट नहीं है तो आवश्यक सुझाव देने चाहिए। परिव्यंग्यांकन प्रक्रिया का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रोसीजर, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि मानव लागत द्वारा लागत प्रक्रिया आसान हुई है अथवा कठिन। यदि संस्था के कर्मचारियों की धारणा है कि इससे लागत प्रक्रिया कठिन हो गई है तो अंकेक्षक को इस धारणा के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात करना चाहिए और उन्हें समाप्त करने के लिए सुझाव देने चाहिए। विक्रय मूल्य निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि मानकों के आधार पर निर्धारित किए गए विक्रय मूल्य उचित हैं अथवा नहीं। संशोधित मानक, रिवाइज स्टैंडर्ड, अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि परिस्थितियों में अप्रत्याशित परिवर्तन आ जाने पर मानकों को संशोधित कर दिया गया है तथा वास्तविक लागत की तुलना इन संशोधित मानकों से की जानी चाहिए। लागत नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण से अभिप्राय व्यावसायिक क्रियाओं को चलाने वाले वस्तुओं के उत्पादन तथा विवरण पर
आने वाली विभिन्न लागतों को उपयुक्त विश्लेषण तथा नियोजन के द्वारा नियंत्रित करने से है। बजटीय नियंत्रण की भांति लागत नियंत्रण भी आवश्यक कारोबार से नियोजित दशाओं में संचालित एवं नियंत्रित करने की एक प्रचलित प्रणाली है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के खर्चों एवं उत्पादन लागत में कम से कम करने की कार्यकुशलता की अधिकतम करना है। विभिन्न नियंत्रण प्रणाली लागू करने की निम्न कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए। लागतों का विश्लेषण कर लागत के प्रत्येक तत्व को लागत मापों की स्थापना करना। लागत के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत होने वाली वास्तविक व्ययों के लेखे तैयार करना। वास्तविक लागत व प्रमाप लागत में अंतर ज्ञात कर अंतर का विचलन वेरिएंस एनालिसिस तैयार करना। अंतरों का विश्लेषण करना व इनके कारणों की जांच व दायित्व निर्धारित करना। ऐसी तो सुधारात्मक कार्यवाही करना जिससे भविष्य में वास्तविक लागत प्रमाप लागत से अधिक न हो। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि लागत नियंत्रण की उपयुक्त विधि संस्था ने अपनाई गई है या नहीं। लागत नियंत्रण हेतु लागत को स्थायी, अर्ध परिवर्तनशील व परिवर्तनशील में विभक्त किया जाता है। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि लागत विभाजन का आधार उपयुक्त है। कुछ लागतें नियंत्रणीय कंट्रोलेबल तथा कुछ अनियंत्रणीय अनकंट्रोलेबल होती हैं। प्रबंध अंकेक्षक को नियंत्रणीय लागतों को दीर्घकालीन प्रवृत्ति का अध्ययन कर देखना चाहिए कि ये लागतें घटती प्रवृत्ति की बताती हैं अथवा बढ़ती प्रवृत्ति। पांचवा, उत्पादन संबंधी नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। उत्पादन नियंत्रण प्रणाली का अर्थ व्यवसाय की उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन योजना को इस प्रकार नियोजित, समन्वित तथा नियमित करना है कि संयंत्र सुविधा का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके, व्यावसायिक कार्यकुशलता को अधिकतम बनाया जा सके तथा उत्पादन व्यय को कम किया जा सके। उत्पादन नियंत्रण की कार्यविधि के 4 प्रमुख अंग हैं। मार्ग निर्धारण, रूटिंग। मार्ग निर्धारण का तात्पर्य माल किन किन प्रक्रियाओं में होकर गुजरेगा, उनका क्रम क्या होगा तथा प्रत्येक प्रक्रिया में क्या क्या किया जाएगा। समय निर्धारण। समय निर्धारण से तात्पर्य यह है कि माल विभिन्न प्रक्रियाओं में कब कब पहुंचेगा, उन प्रक्रियाओं में कितना कितना समय लगेगा और दूसरी प्रक्रिया में जाने के लिए कब तैयार हो जाएगा। उत्पादन संयोजन या प्रेषण। उत्पादन की प्रक्रिया को पूर्व योजना के अनुसार आरंभ करना तथा संपन्न करने के लिए विभिन्न उत्पादन क्रियाओं को एकत्रित करता है। इसमें 5 बातें शामिल हैं। अलग अलग विभागों को काम सौंपना। इन विभागों में जरूरी मशीनों, कच्चा माल, मजदूर, औजार आदि सुलभ कराना। कारीगर की जरूरी आदेश, निर्देश तथा नक्शा आदि देना। कार्य की प्रगति की योजना अनुसार चलाना तथा एक मशीन पर कार्य पूर्ण हो जाने पर उसे तत्काल दूसरी मशीन या विभाग में पहुंचाने की व्यवस्था करना। प्रगति का नियंत्रण व अनुगमन, फॉलोअप। उत्पादन की प्रगति योजना के अनुसार चल रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। यदि कोई रुकावट आ जाए तो उसे दूर करना और कोई कमी हो तो उसकी जिम्मेदारी तय करना। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि उत्पादन नियंत्रण के अंतर्गत उपयुक्त विधि का पालन किया गया है अथवा नहीं। छठा, किस्म नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। या लुनचाउ के अनुसार दैविक न्यायादर्शों की सहायता से निरंतर परीक्षण पर आधारित विदर्शनम, स्पेसिफिकेशन, निर्माण एवं निरीक्षण की प्रक्रिया के अधीन उत्पादन में गुण को बनाए रखने और सुधारने की मितव्ययी व प्रभावशाली व्यवस्था को ही सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण कहा जा सकता है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि किस्म नियंत्रण में प्रभावों का निर्धारण एवं निरंतर परीक्षण किया जाता है जिससे उत्पादित वस्तु की किस्म और मात्रा का नियंत्रण निर्धारित प्रभावों के अनुसार ही होता रहे। किसी भी उत्पाद की किस्म माप संबंधी जैसे लंबाई, चौड़ाई आदि या गुण संबंधी जैसे चमक, धब्बे इत्यादि हो सकते हैं। माप संबंधी या संख्यात्मक तथ्यों के लिए विधि नियंत्रण, प्रोसेस कंट्रोल, या ऋणात्मक तथ्यों के लिए उत्पाद नियंत्रण, प्रोडक्ट कंट्रोल, या स्वीकृत प्रतिचयन, एक्सेप्टेंस स्टेप सैंपलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। विधि नियंत्रण के अंतर्गत माध्य नियंत्रण, काई चार्ट, विस्तार नियंत्रण, रेंज और आर चार्ट तथा प्रमाप विचलन चार्ट
की रचना की जाती है, जबकि गुणात्मक तथ्यों की स्थिति में उत्पाद नियंत्रण के अंतर्गत दोषपूर्ण इकाइयों के अनुपात का नियंत्रण चार्ट पी चार्ट, दोषपूर्ण इकाइयों का नियंत्रण चार्ट एनपी चार्ट तथा दोषों की संख्या व नियंत्रण चार्ट सी चार्ट तैयार की रचना की जाती है। इन सभी चित्रों के मध्य रेखा, अपर नियंत्रण रेखा व अधर नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया जाता है। ये सभी चार्ट सामान्य बंटन पर आधारित हैं। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि संस्था के किस नियंत्रण के लिए उत्पादन की प्रक्रियाओं से तथ्यों का संग्रहण किया गया है तथा उन्हें विभिन्न चित्रों की सहायता से गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों प्रकार के नियंत्रित किया गया है अथवा नहीं। धन्यवाद।